फिलहाल सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है सिमी भौमिक, विकास सेठी और साथ ही सुमित बगड़िया। सुमित, बताइए ऑप्शंस में कौन सा ट्रेड आज आप सुझा रहे हैं, कहां करना चाहिए, पुट या कॉल में एक्शन? वेल अनिल जी, ऑप्शंस के अंदर कल भेल के अंदर हमको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि भेल के अंदर यहां से और एक ऊपर का एक रैली हमको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एक भेल का ऑप्शन लेना चाहिए कॉल का 140, जो कि कल की क्लोजिंग है, 6 रुपए के आसपास उसका क्लोजिंग है और उसके अंदर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2 रुपए का और ऊपर में हमको उसमें 15 रुपए की रैली दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑप्शंस के भाव 14 से 15 रुपए तक इसके अंदर हो सकते हैं आने वाले 1-2 दिनों में। अगर भेल के अंदर अगर मोमेंटम जारी रहा तो बहुत जल्दी ये 14 के टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से भेल का एक कॉल ऑप्शन लेके काम करना चाहिए प्रेजेंट लेवल पे। ओके, भेल का कॉल ऑप्शन लेके काम किया जा सकता है, लेकिन रैलिस के नंबर्स थोड़े कमजोर आए हैं। सिमी, ये शेयर चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? कौन सा शेयर हेमंत? रैलिस इंडिया। देखिए, चार्ट्स पर रैलिस उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अगर 150 का भी लेवल टूट गया तो इसमें फ्रेश वीकनेस चालू हो जाएगा। जो फॉर्मेशन है काफी वीकनेस का फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि जब से ये स्टॉक 170 का लेवल तोड़ा था तब से ये स्टॉक सेल मोड में है। अब 155 से 50 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर टूट गया तो मानो जाके ये स्टॉक 130-140 के बीच में जाके सेटल करेगा। काफी वीक चार्ट है, इसमें कोई बाई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रही। एक और स्टॉक उस पर राय लेना चाहता हूं, आदित्य बिरला नुओ। सुमित, आप बताइए, क्योंकि स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी कमजोरी का रुझान देखने को मिला और उसकी वजह है कि वायदा कारोबार में ये स्टॉक आज से ट्रेड होना बंद हो जाएगा, आज आखिरी दिन, क्योंकि जो कुछ भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, इनके अलग अलग कंपनियों के शेयर अलग अलग तरीके से मिलेंगे और उसके बाद में फिर से लिस्टिंग होगी। उससे पहले ऐसा लग रहा है कि थोड़ी पोजीशन हल्की होती दिख रही है। जिन लोगों के पास पोजीशन है आदित्य बिरला नुओ में, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। ये स्टॉक में इतना सेल ऑफ आना नहीं चाहिए था। इसने एक रेंज, एक चैनल था, उसका भी ब्रेकडाउन कल इसने दिया है। ऊपर में जिस हिसाब से इसने रैली दिखाई थी उसके बाद ऐसी सेल ऑफ इसमें नहीं देखने को मिलनी चाहिए थी, बट इसने कल 1900 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और करेक्शन देखने को मिल सकता है। 1850-1800 के लेवल एक बार दिख रहे हैं चार्ट्स के अंदर कि ये स्टॉक दिखाएगा। तो एक बार अगर कोई बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो उनको, बट ऑब्वियसली जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए प्रेजेंट लेवल पे और फिर उसके बाद देखना चाहिए लोअर लेवल्स पे कहां सस्टेन करता है, उसके बाद लॉन्ग करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल निकल जाए आदित्य बिरला नो का फ्यूचर आपके पास है तो आज आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, ये ध्यान रखें ट्रेडर, क्योंकि यहां पर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है और उसके बाद में फिर से बाद में लिस्टिंग होगी इस स्टॉक की, तो थोड़ी पोजीशन कम होने का खतरा साफ तौर पर इस वक्त दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी पर हरे निशान में दिख रही है। 25 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 45 अंक ऊपर निफ्टी आपको नजर आएगा। कौन से स्टॉक सेक्शन में, वहां देख लें। HDFC बैंक में 5% की मजबूती, एशियन पेंट्स इस पर रखी नजर, बेहद शानदार नतीजे, 3% का बड़ा उछाल एशियन पेंट्स में दिख रहा है इस वक्त पहली टिक पर। HCL टेक 10% ऊपर दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर प्री ओपनिंग सेशन में, तो ज्यादा रियलिस्टिक लेवल्स का हम इंतजार करेंगे। रुपए की ओपनिंग का भी इंतजार करेंगे। 67 पैसे के आसपास की कल की क्लोजिंग, 8 पैसे के नुकसान के साथ। आज देखते हैं किस तरह की शुरुआत रुपए में हुई। जी हाँ, पहली टिक आपके सामने रुपए पर आती हुई दिख रही है। एग्जैक्टली कल के लेवल के आसपास ही, कोई बदलाव नहीं करेंसी मार्केट में, आधा पैसा मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है रुपया, तो कल के लेवल के आसपास। तो करेंसी मार्केट से संकेत है स्टेबिलिटी के, शांत शुरुआत के। तो ये इस वक्त का रुझान शुरुआती कारोबार का। लेकिन शॉर्ट साइड पर एक और कॉल आपका जो है सुमित, उस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। बजाज ऑटो भी आपने बेचने की बात कही है, बताएं क्यों बेचना चाहते हैं और क्या टारगेट्स हैं आपके? देखिए, बजाज ऑटो में एक ब्रेकडाउन आया है अनिल जी, और ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी दिया है पिछले कुछ दिनों पे। और स्टॉक में अगर इमीडिएटली देखने जाएंगे तो स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है वो 2200 और 2150 के आसपास बन रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार 2 से 3 दिनों के लिए एक बार ये स्टॉक में सेल में रहना चाहिए। 2255-60 के जो लेवल्स है वो एक बार सेल करने के लिए सही रहेंगे। और स्टॉप लॉस भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो 1:2 मिनिमम बैठ रहा है। 2310 का इसमें स्टॉप लॉस बैठेगा और नीचे में 2190-2150 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं बजाज ऑटो में। ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, इस शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए एक बार सेल करके काम कर सकते हैं बजाज ऑटो के अंदर। ओके, बजाज ऑटो में कल भी हमने देखा था दिक्कतें बनी थी, नाइजीरिया की करेंसी में डिवैल्यूएशन का जो खतरा है उसका डर के चलते कल पिटा था और आज भी दबाव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। ये है हमारे एक्सपर्ट की। लेकिन बैंकिंग शेयरों पर नजर रखिए, देखना होगा ये आज किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं। और एक बार बैंक निफ्टी पर आपसे राय लेना चाहूंगा। सिमी, बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है? कल हमने देखा था 15,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल टूटा था।
देखिए, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी तो काफी वीक है। एक जो सपोर्ट कल ले रहा था, शुरू में बैंक निफ्टी सहारा दे रहा था मार्केट को, क्योंकि बैंक के लिए निफ्टी 7400 का लेवल को होल्ड कर रहा था, पर फाइनली जाके बैंक निफ्टी पूरा सरेंडर कर गया था। मुझे लगता है कि अभी आज के लिए एक क्रूशियल हार्डनिंग होगा 15,130 से 15,200 का। उस रेंज को क्रॉस करके बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा तो नीचे जाके 14,750 से 700 के बीच में जाके सेटल करेगा, ऐसा लगता है। इसमें भी सेल ऑन रैलीज की ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी बैंक निफ्टी में कोई अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। आज के दिन के लिए 15,200 का लेवल मैंने दिया है, वही रेजिस्टेंस है 130 से 200 का लेवल, पर ऊपर में जाने से भी 15,500 का लेवल मिनिमम क्रॉस नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब बिग क्वांटिटी बाइंग इसमें आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है, ऊपर में जाने से सेल करना ही बेहतर है। आज के दिन के लोअर टारगेट्स 14,750 से 700 का है। ओके, तो ये राय है बैंक निफ्टी पर। लेकिन इस बीच आप देखिए बाजार बेहतर सिचुएशन दिखा रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन, हालांकि सेटल होना बाकी है, लेकिन 100 अंकों की मजबूती दिख रही है। सेंसेक्स में निफ्टी 42 अंक मजबूत दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल के नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है, आज 2% ऊपर दिख रहा है। एशियन पेंट्स में 2% की मजबूती के साथ शुरुआत होने के आसार। एचसीएल टेक यहाँ पर 2.5% मजबूत नजर आ रहा है इस वक्त साफ तौर पर। तो ये सारे स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त। लेकिन देख लेते हैं एफआईज ब्रोकरेजेस के लिहाज से कहां पर एक्शन है और कौन से शेयर आपको रखने चाहिए रेडार पर। हमारे साथ जुड़ रही है नीति से ही जानते हैं। नीति बताइए, कहां है दिग्गज ब्रोकर्स की नजर आज किन शेयरों पर? एशियन पेंट सबसे पहले तगड़े नतीजों के बाद अपग्रेड के कॉल आए हैं। सीएलएसए मेंटेन कर रहा है अपना आउट परफॉर्म की रेटिंग, 900 रुपए से इसका टारगेट प्राइस बढ़ा के 975 का कर दिया है। मौजूदा भाव से शेयर में 15% की तेजी आ सकती है। ईपीएस अनुमान भी अगले 2 साल के लिए 4 से 5% ही बढ़ा रहे हैं। जेफरीज ने भी अपना टारगेट प्राइस बढ़ा के 868 का कर दिया है। विप्रो के नतीजे क्रेडिट स्विस के अनुमान से कमजोर आए थे, मेंटेन कर रहे अपना आउट परफॉर्म का रेटिंग, मगर टारगेट प्राइस 675 रुपए से घटा के 650 रुपए का कर दिया है और ईपीएस अनुमान अगले 2 साल के लिए 1 से 3% घटा रहे हैं। 19% की मौजूदा भाव से अभी भी तेजी इसमें बरकरार है। कोटक महिंद्रा बैंक हायर प्रोविजनिंग के जो आंकड़े थे वो निराशाजनक थे। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहा है, 675 रुपए से घटाकर इसका लक्ष्य इन्होंने 660 रुपए तक का कर दिया है। ये भी बताइए नियति, माइंट्री के नतीजों के बाद अब ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? और एलएनटी कल भी हमने देखा था ये शेयर ने रिकवर नहीं किया था, इस पर क्या राय है? माइंट्री मिले जुले नतीजे थे, उसी हिसाब से रेटिंग दी है। क्रेडिट स्विस ने मेंटेन कर रहे हैं अपना न्यूट्रल का कॉल फिलहाल, मगर टारगेट प्राइस 1375 रुपए से बढ़ा के 1400 रुपए तक का कर दिया है। वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़े से सतर्क हैं। टीसीएस और इन्फोसिस के मुकाबले ये अभी भी स्लाइटली प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है। 5% की मौजूदा भाव से कम टारगेट इन्होंने दिया है। 1375 रुपए तक के लिए न्यूट्रल का कॉल क्रेडिट स्विस दे रहे हैं। मैक्वारी की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एलएनटी पर। शार्प डिक्लाइन जिस तरह से क्रूड प्राइसेस में हो रहा है और ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता बढ़ रही है, उसके बीच में अभी कोई क्वेश्चन नहीं है नियर टर्म में कि किसी तरह से स्टॉक में रिकवरी आएगी। टारगेट प्राइस इन्होंने 22% के आसपास घटा दिया है, 1887 से घटा करके 1469 तक का कर रहे हैं। अगले 2 साल के ईपीएस एस्टिमेट्स 9% और 33% तक घटा रहे हैं और एबिटा अनुमान भी अगले 2 साल के लिए 2 से 18% के आसपास के घटा रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स आज बड़े शेयरों पर बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। लेकिन देख लेते हैं, ये तो है निवेश के लिहाज से राय, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आज आपके लिए कहां है मौके? स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स ने कौन से 20 ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए बताए हैं, देख लेते हैं उसका रिकैप। मेरी टीम किस तरह से निकल कर आई है, पूरी टीम पर नजर डालिए। जेट एयरवेज, केन इंडिया, वेदांता, जीएमआर इंफ्रा, एचडीआईएल, ये हैं पिकवाली के कैंडिडेट। डेल्टा कॉप क्योंकि घाटे से मुनाफे में आई है इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए अभी दिक्कत की समय आगे भी है, इसीलिए आप देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी दबाव के साथ आज कारोबार करने की सलाह सिलेक्टर्स ने दी है। इसके साथ साथ जेएसपीएल में भी दबाव देखने को मिलेगा। एचओईसी भी खरीदारी की सलाह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और बाजार को इसका अनुमान दरअसल बिल्कुल भी नहीं था। आईएफसीआई में भी शॉर्ट पोजीशन आप आज के सत्र में बना सकते हैं। फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए, जिसमें कोई भी सेलर नहीं है, सारे के सारे बाय काउंटर
फंडामेंटल्स है। रिलायंस इंफ्रा के अंदर वापस एक मजबूती आ सकती है क्योंकि वैसे भी इसका चाइना कनेक्शन कुछ खास है नहीं। आज हमने सारी टीम ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे बनाई है, डेरिवेटिव्स और नॉन चाइना। एक्साइड पे भी आप नजर रख सकते हैं, इसमें भी ऑटो एंसिलरी में वापस कुछ मजबूती आएगी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे रिफॉर्म्स का असर जरूर आते हुए दिखेगा। कल कमजोर कैंडिडेट था कम से कम रिटर्न्स के तौर पर, लेकिन कल आज अच्छा मजबूती वापस दिखा सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस, जस्ट डायल, आईटीसी, ल्यूपिन, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो कि कल काफी हद तक अपने आप को आप मजबूती के साथ खड़े होते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स पे भी आज एक खबर आती हुई दिखी है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट और सिंडिकेट बैंक के अंदर भी वापस एक आज पुल बैक का दिन हो सकता है। चलिए, तो ये थे स्टॉक 2020 के ऐसे 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज जो इंट्राडे में आज कमाई के मौके साबित हो सकते हैं। लेकिन बाजार पर नजर रखिए। आप देखिए, प्री ओपनिंग सेशन अब थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ 70 अंक ऊपर सेंसेक्स खुल सकता है। 30 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी ओपन हो सकता है आधे % की बढ़त। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है बिकॉज मिड कैप्स ये वो प्रॉब्लम एरिया है। आप देखिए 1 जनवरी से अब तक मिड कैप इंडेक्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। पिछले 2 हफ्ते मिड कैप शेयरों के लिए काफी भारी रहे हैं। कल मैं देख रहा था करीब करीब 500 स्टॉक्स में लोअर सर्किट्स लगे हुए थे। मिड कैप्स में रिकवरी आना आपको भी लगता है क्या काफी मुश्किल होगी? आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? देखिए हेमंत, मिड कैप्स में बिल्कुल पैनिक जैसा माहौल है, बट इसका जो एक कारण नजर आता है वो मुझे लगता है कि जिस तरह से जो रिटेल या छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी एफएनओ में जो पोजीशंस बनी होती है और उसमें जो मार्क टू मार्केट जो डेबिट्स आते हैं रोज के रोज, उनको भरने के लिए उनको जो क्वालिटी स्टॉक्स भी है, जो मिड कैप स्टॉक्स उनके पास भी है, उनको बेचना पड़ रहा है। तो ये कंपलसरी सेलिंग जैसा नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है इस दौरान जो मिड कैप आइडिया जो आप आज से 10 दिन पहले फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं और जिनसे बहुत अच्छे ग्रोथ की उम्मीदें हैं, और वो अब 30-40% प्राइस करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे डेफिनेटली उनमें एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। और मुझे लगता है ये जो गिरावट का मिड कैप में सिलसिला है और भी थोड़ा जारी रह सकता है। बट ओवरऑल अगर किसी का यहाँ से लंबी अवधि का या मीडियम अवधि का नजरिया है तो क्वालिटी मिड कैप्स में खरीदारी शुरू करनी चाहिए। ओके, क्वालिटी मिड कैप्स में खरीदारी शुरू करें। वो दिख भी रही है। प्री ओपनिंग सेशन में 0.5% की मजबूती मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है। बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत दिख रहा है, निफ्टी 0.5% मजबूत दिख रहा है और सेंसेक्स 1/4% की मजबूती दिखाता हुआ एचसीएल टेक बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ 3% मजबूत और एशियन पेंट्स में 2% की तेजी। तो नतीजों के दम पर बेहतरीन एक्शन दिखेगा इन 2 स्टॉक्स में। लेकिन बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक जैसे शेयर थोड़े से मजबूत होने के संकेत दे रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। और निफ्टी में अगर आप देखें तो अंबुजा सीमेंट और ग्रासिमी 2 ऐसे स्टॉक्स जो आधा % कमजोर है। अदरवाइज काफी हद तक संकेत थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर आते हुए साफ आपको नजर आएंगे। ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में, और नतीजों के दम पर जो एक्शन दिख रहा है वो भी बता दूं आपको। भारत बिजली ये 7% मजबूत दिख रहा है स्टॉक, सीमेंस की ग्रुप कंपनी, और यहाँ पर आपने देखा कि नुकसान से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है। एचओईसी 6% मजबूत है। इसी के चार्ट्स पर एक राय ली जाए। सिमी बताएं, फंडामेंटली तो विकास को पसंद है और वो कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए। 6-7% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है 31 रुपए के आसपास। क्या लेवल्स अहम है एचओईसी के लिए? देखिए अनिल जी, अगर खुलता है 31 के आसपास तो हम लोग को 30 का लेवल को वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक इसका बेस है और 30 के ऊपर इसको मेंटेन करना ही पड़ेगा पूरा दिन। अगर ऐसा होता है तो आगे जाके ये स्टॉक 34 से 36 के बीच में आके सेटल करेगा ऐसा लगता है। पर 36-37 के आसपास इसका मेजर हार्डल है, क्योंकि वो रिसेंट हाइज भी है, वो रिसेंट टॉप्स भी है। तो 37 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल 31 के आसपास अगर खुलता है तो 30 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का ही सलाह दे रही हूँ, क्योंकि काफी वीकनेस के साथ ये स्टॉक नीचे आ गया है, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। 30 के नीचे स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा। 34 से 36-37 तक का रैली एक्सपेक्ट कीजिए। ओके, चलिए, तो ये रहा इन स्टॉक्स पर। लेकिन एविएशन शेयरों पर भी सबकी नजर बनी हुई है। सुमित, जेट में कल जिस तरह से अचानक से गिरावट देखने को मिली, ये बताइए अब आप इस मूव का क्या मतलब निकाल रहे हैं और आज जेट का शेयर कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है? कल स्पाइस जेट में भी बिकवाली थी, कंसेंसस बाय हो गए थे, ये स्टॉक सबके पोर्टफोलियो में थे, सब खरीद रहे थे और स्टोरी अब सबको पता थी। अब यहां पर ऐसा लगता है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस पैक को आज?
आई थिंक हेमंत, मुनाफा वसूली जरूरी थी। जिस हिसाब से स्टॉक ने एक रैली दी थी, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी थी और वो आ भी गई है। करीब करीब अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 150 से 200 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। बट ओवरऑल अगर मैं लॉन्गर टर्म होराइजन में देखने जाऊं चार्ट्स को, तो मुझे ये स्टॉक्स तेजी में दिख रहे हैं, चाहे फिर वो जेट एयरवेज हो, स्पाइस जेट हो। तो अभी ये 150 रुपए 200 रुपए का जो फॉल आ चुका है, इसके बाद अब हमको सेल पोजिशन नहीं लेनी चाहिए। स्पेशली जेट एयरवेज की अगर हम बात करें तो कल का जो लो लगा है 603 के आसपास, 604 के आसपास, मेरे हिसाब से वो लो 608 के आसपास, मेरे हिसाब से वो लो एकदम सही है और वहां पे एक सपोर्ट भी बन रहा है जेट एयरवेज के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अब वो लेवल ब्रेक नहीं करेगा और अगर इंट्राडे में ये स्टॉक 660 655 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है आज की ट्रेडिंग सेशन में, तो ये स्टॉक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। और अदरवाइज अगर नीचे मिलता है बिकॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट 620 के आसपास, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जेट के अंदर लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट नहीं करनी चाहिए जेट के अंदर। अब चलिए, तो फिलहाल मंदी तो ना करें, ये बात साफ है। तेजी कितनी करनी है वो वाली देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन दिख रहा है, टाटा मेटालिक्स 3.5% मजबूत है नतीजों के बाद। इसके चार्ट्स देखकर बताएं सिमी, क्या करना चाहिए टाटा मेटालिक्स में? अगर 90-91 के आसपास खुले तो खरीदे या छोड़ दें? देखिए, मुझे लगता है कि एक खरीदने का कोशिश तो करना चाहिए क्योंकि काफी पिट चुका है और ये एक पुलबैक अगर देता है 90-91 के आसपास अगर खुलता है और 90 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो मिनिमम 100 से 105 का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। एक सपोर्ट जो 90 का था वो 90 का लेवल तोड़ा था इस करेक्शन में, पर 90 के ऊपर अगर आज खुल जाएगा और 90 का लेवल को होल्ड करने का कोशिश करेगा तो 99 से 100 का लेवल देखने को मिल सकता है। एक पुलबैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये राय टाटा मेटालिक्स पर। एक और स्टॉक जो निफ्टी में मजबूत दिख रहा है वो है अदानी पोर्ट। कल के सेशन में भी अच्छी मजबूती दिखाई, आज फिर से तेज है। सुमित, एक फटाफट बताएं, बाजार खुलने का वक्त है, क्या खरीदना चाहिए इसे? जी अनिल जी, अदानी पोर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट ले रहा है और इन लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेके यहाँ से घूमने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अदानी पोर्ट के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्रेश लॉन्ग्स भी बिल्डअप हो रहे हैं और ये स्टॉक यहाँ से एक्यूमुलेट करने की कोशिश में है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर लॉन्ग इनिशिएट करने चाहिए। यहाँ से हमको करीब करीब 20 रुपए की रैली इमीडिएटली अदानी पोर्ट के अंदर देखने को मिल सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है अदानी पोर्ट के अंदर लॉन्ग करने के लिए। 220 के आसपास लॉन्ग करे, ऊपर में टारगेट मान के चले 240 से 245 का। चलिए, तो खरीदारी करना चाहते हैं यहाँ पर सुमित अदानी पोर्ट में। और अब भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी आप देख सकते हैं कि किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन से लगभग 70 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 30 अंकों की मजबूती आपको दिखेगी। 0.5% के आसपास मजबूत है निफ्टी, 1.25% ऊपर है सेंसेक्स। बैंक निफ्टी 65 अंक ऊपर खुलने के संकेत देता हुआ 0.5% की तेजी यहां पर भी दिख रही है और मिड कैप इंडेक्स में भी थोड़ी मजबूती के संकेत। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पहली बात तो है कि 7400 तक भी पहुंच पाएंगे, यदि हाँ तो क्या वहां पर टिक पाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। स्टॉक्स पूरी तरह से एक्शन में नतीजों के दम पर ही हैं क्योंकि एक्सेल टेक ने अभी नतीजे दिए हैं, बेहतरीन नतीजे, और एक्सेल टेक 3% मजबूत, निफ्टी पर टॉप गेनर। एशियन पेंट्स ने कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार नतीजे पेश किए, 2% ये भी मजबूत आपको दिखेगा। छोटे शेयरों में अच्छे नतीजों के दम पर उछाल जो है वो HOEC, डेल्टा कॉर्प और भारत बिजली जैसे शेयरों में साफ नजर आ रहा है। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है इस वक्त और निफ्टी पर मजबूती 40 अंकों की 7400 के बेहद करीब खुलता हुआ दिख रहा है निफ्टी। 125 अंक ऊपर अब आपको दिखेगा सेंसेक्स और 7390 पर है निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की तेजी, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कहां है एक्शन? अदानी पोर्ट टॉप गेनर 2% ऊपर, इसके अलावा एशियन पेंट्स 2.25% मजबूत, रिलायंस 1.5% मजबूत है आज नतीजों से पहले। एक्सेल टेक में 1.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है और इसके अलावा टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयरों ने मजबूत शुरुआत की है। एनटीपीसी में उछाल आता दिख रहा है 0.2% का। तो ये सारे स्टॉक्स एक्शन में आपको तेजी की तरफ नजर आएंगे। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर नजर डाल लें, यहां पर कहां मजबूती दिख रही है और कहां कमजोरी है। रिलायंस कैपिटल 3.5% मजबूत है और बता दूं आपको कि आज वायदा कारोबार के बैन से ये बाहर निकल गया है और फ्रेश खरीदारी यहां पर होती हुई दिख रही है। इंडिया सीमेंट बैन में है लेकिन पिटने के बाद अब 2% 2.25% मजबूत है। बैंक ऑफ इंडिया वायदा कारोबार के बैन में है, 2.5% मजबूत। आरकॉम 2.5% की मजबूती यहां पर होती हुई दिख रही है। स्ट्राइड फैशन के लिए एक पॉजिटिव खबर, इनके जॉनसन एंड जॉनसन के ब्रांड्स जो इन्होंने खरीदे थे उसको CCI की मंजूरी मिली है, स्टॉक 2% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही नहीं, बाकी मिड कैप फार्मा स्टॉक्स को देखिए, बायोकॉन, वोकहार्ट कल की कमजोरी से उभरकर थोड़ी मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। वैसा ही रुझान दिखेगा
माफ कीजिएगा, अदानी ग्रुप के शेयरों में अदानी पोर्ट के अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर दोनों ने पॉजिटिव शुरुआत की। कमजोर है दो स्टॉक, कोल इंडिया और केन, साथ ही मारुति जिन्होंने एस-क्रॉस के दाम 2 लाख रुपए घटाए, यहां पर थोड़ा नुकसान है। बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, 90 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 30 अंक ऊपर निफ्टी है, लेकिन मिड कैप शेयरों में अच्छी शुरुआत, बैंक निफ्टी में अच्छी शुरुआत। हेमंत कहां नजर है आपको? नजर है डेल्टा कॉपर। आप देखिए नतीजे जिस तरह से लॉस से प्रॉफिट में आए, एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। घाटे से मुनाफे में एचओईसी का शेयर भी आया है, यहां पर मजबूती देखी जा रही है। भारत बिजली भी घाटे से मुनाफे में आई है। तो ये 3 ऐसे मिड कैप्स हैं जो लॉस से प्रॉफिट में आए और यहां पर इसी दम पर तेजी देखने को मिल रही है। पिपावाव डिफेंस की बोर्ड बैठक का आउटकम भी पॉजिटिव है, सीडीआर से बाहर होगी कंपनी, इसके चलते 4% की तेजी देखने को मिल रही है। और एडीएजी शेयरों पर आज नजर रखिए। देखिए आज रिलायंस पावर के नंबर्स आने वाले हैं, पहला एडीएजी कंपनी जिसके नंबर्स आ जाएंगे, और इसके बाद कल के दिन में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, परसों रिलायंस कैप, उसके बाद शुक्रवार को रिलायंस कम्युनिकेशन। तो एडीएजी पैक भी मजबूती के साथ आज खुला है, जिस तरह से एक पॉजिटिव शुरुआत भारतीय बाजार ने दिखाई है। लेकिन कुछ शेयर हैं जो आज भी प्रेशर में है। केन इंडिया, हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे सुमित की यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है, आज भी उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। देखिए 1.5% नीचे है। जेट एयरवेज, यहां पर आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स देखिए कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिख रहे हैं, यहां पर कोई उछाल नहीं है। वेदांता भी लाल निशान के साथ ही आज शुरुआत कर रहा है। तो हर तरफ हरियाली नहीं है, आज कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां बिकवाली है। सीएट, एमएनएम, मारुति, ऑटो पैक देखिए, इवन सीएट के साथ साथ आप देखिए अपोलो टायर, यहां पर भी दबाव के साथ ही कारोबार आज के सत्र में होता हुआ। जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स भी थोड़े प्रेशर में, आधे % की गिरावट। भेल जिसमें कल एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला था, आज देखिए ये शेयर करीब करीब 1% नीचे खुला है। तो दबाव देखने को मिल रहा है। और केन अनिल, नो प्राइसेस फॉर गेसिंग, आप देखिए आज भी निफ्टी का एफएनओ का सबसे ज्यादा बड़ा लूजर यही है। बिल्कुल, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मूव आता दिखा है, वो है एक्सेल टेक में मजबूत शुरुआत के बाद तेजी से फिसलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 30 रुपए नीचे आ चुका है। 870 का हाई बनाने के बाद अब 840 पर, तो तेज मुनाफा वसूली एक्सेल टेक के स्टॉक में होती हुई दिख रही है नतीजों के बाद। लेकिन सबसे दमदार और आज का स्टार परफॉर्मर एचओईसी, आपका फ्री हिट शायद यही स्टॉक था। एचओईसी 8% की दमदार तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अच्छे नतीजों के बाद। यहां पर शानदार खरीदारी होती दिख रही है और वैसी खरीदारी दिखेगी आपको भारत बिजली में भी 7% से ज्यादा की मजबूती। टाटा मेटेलिक्स अब 5% उछल चुका है अच्छे नतीजों के दम पर। हाँ, डेल्टा कॉप जरूर मजबूत खुलने के बाद मुनाफा वसूली का शिकार होता हुआ दिखा है। यहां पर 3-3.5% की ही मजबूती है। एशियन पेंट्स भी स्टेबल है, कोई दमदार प्रदर्शन बहुत ज्यादा नहीं कहा जाएगा। जिस तरह के नतीजे, जिस तरह से कल स्टॉक 3.5% कमजोर होकर बंद हुआ, तो उस लिहाज से जितनी तेजी होनी चाहिए थे उतनी शायद होती नहीं दिख रही। लेकिन माइंडट्री एक और स्टॉक है जो हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है इन नंबर्स के बाद। जैसा कि विकास कह भी रहते कि खरीदारी का मौका उन्हें अब भी नजर आता है माइंडट्री में। रिलायंस कैपिटल वायदा कारोबार का आज का स्टार परफॉर्मर। रिलायंस कम्युनिकेशन तेजी में है। रिलायंस पावर आज नतीजे पेश करेगा। इंफ्रा, ये सारे अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर मजबूत है। बाजार अब 7400 की तरफ बढ़ने की कोशिश है। यहाँ सेंचुरी लग चुकी है। सेंसेक्स में 100 अंक से ऊपर है इस समय ट्रेड करता हुआ। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर। बैंक निफ्टी में भी मजबूती ही देखने को मिल रही है, करीब करीब 1% की तेजी। लेकिन बजाज फाइनेंस, इस पर एक राय लेना चाहता हूं सुमित। कल भी हमने देखा था तेज प्रेशर इसमें बना था और आज भी देखिए एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर यही है। ये बताइए कैसा लग रहा है ये शेयर आपको? कौन सा स्टॉक पूछा? बजाज फाइनेंस 1850-30 के आसपास अभी चल रहा है स्टॉक। और स्टॉक के अंदर हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है कल हमको स्टॉक के अंदर। आप 1800 बजाज फिनसर्व की बात कर रहा हूं और 5375 का भाव आज है। इसमें एफएनओ में है 2.5%, 3% की कमजोरी के साथ। हाँ, तो आप बजाज फिनसर्व पूछ रहे हैं, बजाज फाइनेंस पूछ फिनसर्व? ओके, बजाज फिनसर्व अभी चल रहा है 1850 के आसपास और इसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है कल स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक के अंदर भी एक वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। 1750-1770 के लेवल्स अभी और देखने को मिल सकते हैं और ये स्टॉक भी एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सेल मोड में ही रहेगा। जब तक ये स्टॉक दोबारा 1900 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक एक बार वीकनेस देखने को मिल सकती है। एक बार सेल साइड में ही रहना चाहिए स्टॉक के अंदर और मेरे ख्याल से वीकनेस मेंटेन रहेगी। लेकिन जबरदस्त वीकनेस दिख रही है 2 स्टॉक में। पहला है एक्सेल टेक, 870 का हाई और 805 का लो। काफी तेज गिरावट हुई है एक्सेल टेक में ऊपरी स्तरों से। हालांकि अब थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से लगभग 7 से 8% स्टॉक टूटा है। जबरदस्त मार पड़ती हुई दिखी। ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स के बाद कुछ न कुछ ऐसी बात है जो बाजार को सुननी समझनी चाहिए, क्योंकि काफी तेज गिरावट यहां पर होती दिख रही है। पहली बात।
दूसरा स्टॉक जो ऊपरी स्तरों से फिसला है वो है माइंडट्री। 1500 रुपए के आसपास के लेवल्स माइंडट्री ने बनाने के बाद अब यहां पर 50 रुपए की कमजोरी माइंडट्री में होती हुई दिख रही, तो ये स्टॉक भी काफी तेजी से फिसलता हुआ दिख रहा है और यहां पर भी काफी मार पड़ती हुई दिख रही है। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर राय आपसे लेना चाहता हूं, सुमित, वायदा कारोबार में 2.5% ऊपर है। रिलायंस कैपिटल और ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। शुरुआती कारोबार में आज ही ये वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आया है। क्या यहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही? खरीदारी करनी चाहिए ट्रेडर्स को या फिर उछाल में बिकवाली करें? आई थिंक अनिल जी, रिलायंस कैपिटल जब तक 340 का लेवल एक बार ब्रेक नहीं करता है तब तक एक बार फ्रेश सेलिंग में हमको नहीं बैठना चाहिए। ये स्टॉक ने ऑलरेडी एक करेक्शन दे दी है और अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो करीब करीब 400 रुपए से कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक सेल दिखाया है और प्रेजेंट लेवल्स पे अगर मैं अर्ली चार्ट देखूं तो अर्ली चार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार इंट्राडे के लिए शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका एक बार बॉटम बन चुका है और अगर ये 360 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर ये 360 के ऊपर हमको 380 से 390 के लेवल दिखा सकता है। तो इमीडिएटली 352 चल रहा है, 360 का पहला टारगेट होगा और 360 का पड़ाव पार करेगा तो फिर ये स्टॉक के अंदर 380 से 390 के लेवल देखने को मिलेंगे। 340 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये लेवल ब्रेक करेगा तो ही सेल में आएंगे, अदरवाइज सेल में नहीं रहेंगे रिलायंस कैपिटल के अंदर। 2% की गिरावट इस समय एचसीएल टेक में देखने को मिल रही है। ये बताइए सिमी, चार्ट्स पर एचसीएल टेक कैसा लगता है? देखिए, एचसीएल टेक चार्ट्स पर तो लग रहा था कि आज अगर ये इसको रैली देना था तो 840 के ऊपर मेंटेन करना बहुत जरूरी था। आज का ओपनिंग देखा और उसके बाद से जितना जबरदस्त ये पिटा है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत वीकनेस मेंटेन होना चाहिए। 840 का मिनिमम पड़ा है जो इसको पार करके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना है तो 840-45 के ऊपर ही करना चाहिए और जब तक 840 का लेवल क्रॉस नहीं करता है कोई भी बाई साइड में ट्रेड ना लिया जाए, क्योंकि इस स्टॉक में जो मोमेंटम के साथ इसने गिरा है, इतना अच्छा रिजल्ट डिलीवर करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि वापस ये नीचे जा सकता है। 840-45 के ऊपर ही बाई कीजिए, नहीं तो मत लीजिए, अवॉइड कीजिए स्टॉक को। ओके और इस बीच आप देखिए मिड कैप इंडेक्स फिसलता हुआ दिख रहा है, लाल निशान में ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स में। हालांकि बैंक निफ्टी ने अपनी मजबूती बढ़ाई है, सेंचुरी मार चुका है, बैंक निफ्टी भी अब 100 पॉइंट ऊपर है, तो अकेला बैंक निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है, लेकिन बाकी जगह दबाव बनता हुआ दिख रहा है। हम सुबह से आपको यही कह रहे हैं कि देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी के मूड में मत आइए, अभी फिलहाल वक्त लगेगा, अनलेस की स्टॉक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का और अच्छा खासा करेक्शन दे चुका हो, नहीं तो यहां पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, उस लिहाज से नजर जरूर रखिए। तो आप देखिए मिड कैप इंडेक्स के साथ ही एक और स्टॉक एशियन पेंट्स देखिए क्या तेजी से फिसला है। ये स्टॉक तो रिजल्ट वाले स्टॉक्स ऊपरी स्टोर से जबरदस्त दबाव दिखा रहे हैं। एचसीएल टेक लुढ़क गया, माइंडट्री लुढ़क गया और अब तीसरा दिग्गज एशियन पेंट्स भी तेजी से गिरा है। आप देखिए लगभग 35-40 रुपए का नुकसान एशियन पेंट्स में आपको दिखेगा, 2% टूटता है। जहां पहले ही तेजी हो चुकी है नतीजों से पहले, वहां पर नतीजे आने के बाद थोड़ा सा तेजी नहीं हुई कि एशियन पेंट्स इतना फिसल जाए, क्योंकि कल 3.5-4% गिर गया था। तो उससे पहले आप देखिए लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। एक बार सुमित से पूछते हैं, सुमित पोजीशंस पहले किस तरह से बनी हुई थी एशियन पेंट्स में? देखिए स्टॉक के अंदर अच्छी खासी एक तेजी बनी हुई थी एशियन पेंट्स के अंदर और नो डाउट हमको आज हमको सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक नीचे में सस्टेन करेगा। आई थिंक ये स्टॉक में नीचे से वापस बाइंग आएगी और नीचे में ये स्टॉक 830 का जो अभी लेवल चल रहा है यहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए। 830 से 825 के लेवल इंट्राडे में स्टॉक ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहीं से सपोर्ट लेके वापस रिबाउंड होना चाहिए और 850 से 870 के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। आई थिंक एशियन पेंट्स का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव बन चुका है। अगर ये 830-25 के बीच में अभी मिल जाता है वापस लेने के लिए तो ले लेना चाहिए। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। ऊपर में अगर ये 870-880 का लेवल ब्रेक करेगा तो 950 से 940 के लेवल हमको अगले 2-1 महीने में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एशियन पेंट इज ए स्ट्रॉन्ग काउंटर, लॉन्ग करके काम करना चाहिए। और केन में आप कह रहे थे बिकवाली करनी चाहिए, 3.5% नीचे है, यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं क्या? बिल्कुल हेमंत, जैसे कि हमने पहले भी कहा केन इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर रोज सेल करके काम किया जा सकता है और पैसा भी आपको बनेगा ये स्टॉक के अंदर। फिलहाल फ्रेश सेल ऑफ भी देखने को मिल रहा है केन के अंदर। इमीडिएट टारगेट साइकोलॉजिकल लेवल 100 के पास अगर ये होल्ड करता है तो पुल बैक शायद आएगा, अदरवाइज सीधा फॉल भी आ सकता है। इमीडिएट टारगेट 100-102 के लिए अभी भी सेल कर सकते हैं। 110-11 इंट्राडे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। जमुना ऑटो क्या ये स्टॉक ट्रैक करते हैं विकास आप? Sorry, Hemant, I do not track this stock, so would not be able to offer my comment. आपसे राय लेना चाहता हूँ। 5 लाख शेयरों की खरीदारी कल प्रोमोटर्स ने की है 132.50 में और स्टॉक आज 3% ऊपर दिख रहा है। ये बताएं सिमी, जमुना ऑटो की चार्ट्स क्या कह रहे हैं?
देखिए चार्ट में एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, आप ट्रेंड्स को मेंटेन कर रहा है। सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड में थोड़ा सा वीकनेस था जो कि 155 के आसपास ये स्टॉक को थोड़ा सा नीचे लेके आया, पर ये स्टॉक जहां पे कल सपोर्ट लिया था 128 के आसपास, वो इसका 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और कल का ब्लॉक डील के बाद अगर ये स्टॉक रिकवर कर रहा है और 137 के ऊपर जाके अगर मेंटेन करेगा तो ये कंफर्म करेगा कि ये स्टॉक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुका है। पर जो भी एंट्री लेना चाह रहा है और लेना मतलब पहले से इन्वेस्टेड है उन लोगों के लिए मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मतलब देती हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में जो वीकनेस है मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें जो प्रॉफिट्स मिल रहा है उसको मार्केट में दे दे। 125 के नीचे स्टॉप लॉस को बिल्कुल मेंटेन कीजिए और फ्रेश एंट्री 137-38 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही लीजिए, पर 125 के नीचे स्टॉप लॉस को बिल्कुल मेंटेन कीजिए, क्योंकि वीकनेस के साथ साथ ये स्टॉक भी इसका जो प्रॉफिट था, जो गेन था, वो गवा बैठ सकता है। ऊपर में 155 का मिनिमम हार्डल है क्योंकि वो ऑल टाइम हाई भी है, रिसेंट हाई एटलीस्ट है। 155 क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम दिखेगा। ओवरऑल एक अच्छा स्टार्ट है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। चलिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं HCL टेक की, और आपको हमने बताया था कि 1795 करोड़ रुपए का CNBC आवास का अनुमान था, उसके सामने 1920 करोड़ रुपए का मुनाफा आया। उसके बावजूद देखिए शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 2% नीचे है ये। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एंजल ब्रोकिंग की, जो क्लोजली ट्रैक करती हैं IT और फार्मा सेक्टर को। इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं सरबजीत, डिसअपॉइंटेड क्यों लग रही है स्ट्रीट इस समय? देखिए डिसअपॉइंटमेंट की वजह तो कोई खास मुझे दिखाई नहीं दी है रिजल्ट्स में। ओवरऑल रिजल्ट्स आप देखें तो बेटर देन एक्सपेक्टेड ही है, स्पेशली ऑपरेटिंग फ्रंट में। बट कुछ जगह हैं जहाँ पे कंसर्न है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट ज्यादा क्लैरिफाई कर सकती है। जैसे ज्योग्राफी वाइज यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी प्रेशर देखा गया है। तो एक ग्रोथ जो है एक तरफ से केवल US के थ्रू ही ड्राइव हुई है, बाकी ज्योग्राफीज में काफी प्रेशर है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर उन ज्योग्राफीज में प्रॉब्लम है तो कितनी देर चलेगी। बट ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर आउटलुक लें तो क्लाइंट एडिशंस अभी भी स्ट्रांग है, वो भी अनलाइक अदर IT कंपनीज लार्ज ऑर्डर बुक साइज के जो है 50 मिलियन और रफली 50-20 के हैं, वो भी काफी स्ट्रांग है। सो ओवरऑल हमें ऐसे नंबर्स में कुछ खास दिखता नहीं, एक्सेप्ट फॉर ये जो है कि यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी डिप है। बाकी तो हमें ऐसे रिजल्ट में कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं दिया फिलहाल। तो जो नतीजे आ चुके हैं दिग्गज कंपनियों के, चारों IT कंपनियों में, किस तरह से आप इनको पैक ऑर्डर में रखती हैं? कौन सा सबसे बेहतरीन पिक होगा उस लिहाज से बताएं। देखिए फिलहाल हमारे जो मानना है हमारा कि IT सेक्टर पर से ऐसी वैल्यूएशन पे चल रहा है जो काफी अट्रैक्टिव, एक वैल्यू जोन है एक्चुअली। और ये वैल्यू जोन जो है ऐसी लार्ज सेक्टर में जो दिग्गज सेक्टर हो इंडस्ट्री इंडिया का और जो काफी प्रॉफिटेबल हो, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो हमारे हिसाब से तो बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज जो हैं आपको एक अच्छा खासा 20 to 25% का रिटर्न्स ऑलमोस्ट हर कंपनी आपको दे सकती है। तो हमारा आउटलुक काफी पॉजिटिव है, उसमें हम लार्ज कंपनीज ही रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL एंड विप्रो। सो ये और टेक महिंद्रा, तो ये हमारे चुनिंदा बाइज हैं। हमारा मानना है आप लार्ज कैप में रहिए तो आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड जो देखेंगे तो आपका फेवरेबल रहेगा। क्योंकि आप हमारे साथ हैं, माइंडट्री के नंबर्स के ऊपर भी आज स्ट्रीट ने जो रिएक्शन दिया है वो नेगेटिव साइड पर ही है, बाजार ऊपर है, ये शेयर नीचे है। क्या पोजीशंस पहले काफी बन गई थी इसलिए थोड़ा सेल ऑफ दिख रहा है, या नतीजे माइंडट्री के आपको पसंद नहीं आए? देखिए माइंडट्री पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, माइंडट्री में ट्रैक नहीं कर सकती। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बाजार फिलहाल ऊपरी स्तर से थोड़े से हल्के होते हुए आपको दिख रहे हैं। 77 अंक की बढ़त इस समय बची है सेंसेक्स में, और निफ्टी में मात्र 20 पॉइंट की तेजी बची है। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान और हरे निशान के बीच में इस समय झूलता हुआ। और अनिल, वो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हर रोज गिरने के लिए जाने जा रहे हैं आजकल के बाजार में। स्मॉल कैप स्टॉक्स आप देखिए, लिंकन फार्मा 10% के लोअर सर्किट पर लग गया है। इरोस इंटरनेशनल 5-5.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अब काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अरविंद इंफ्रा देखिए 5% के शायद लोअर सर्किट यहां पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा था ये लोअर सर्किट लगने का सिलसिला स्मॉल कैप मिड कैप्स में बना था, और आज भी वो पेन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पर मिड कैप शेयरों में दबाव बरकरार है, वहां पर रिकवरी
टिकाऊ नजर नहीं आ रही है, ये संकेत साफ है। लेकिन एक और स्टॉक जो मेरे रडार पर है, जहां पर मैं प्राइस वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन देख रहा हूं, और वो है JSW एनर्जी। ये बताएं सुमित, क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि वायदा कारोबार में 2.5% तो टूटा हुआ है स्टॉक और 4.5% यहां पर ओपन इंटरेस्ट में बढ़त है। सबसे ज्यादा एडिशन यही हुआ है, लगभग 5.25 लाख शेयर जुड़ गए, यानी कि साफ तौर पर मंदी के सौदे हो रहे हैं इस वक्त सुबह सुबह। यहां पर भी शॉर्ट करना चाहिए, 68 साढ़े 68 के आसपास है इस वक्त। देखिए 6850 के आसपास चल रहा है स्टॉक, और ये JSW एनर्जी के अंदर एक सपोर्ट बन रहा है, जो कि अच्छा सपोर्ट है 6750 67 लेवल्स का। आई थिंक एकदम सपोर्ट के पास स्टॉक है, एक बार सेल करने से थोड़ा सा बचे। अगर ये लेवल निकल गया 67 का, तो फिर तो ये स्टॉक के अंदर एक सेल ऑफ फिर भी देखने को मिल सकता है। बट अगर ये 67 का सपोर्ट अगर स्टॉक ने ले लिया, तो यहां से एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 67 के नीचे जाए, उसके बाद हम फ्रेश सेल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार सपोर्ट के पास है, पुलबैक आ सकता है। RSI भी ऑलमोस्ट 26-27 के आसपास चल रहा है, और वहां से एक यूटर्न लेने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक एक बार के लिए वेट करें, 67 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ही फ्रेश सेल करेंगे। अदरवाइज यहां से एक रिबाउंड ले सकता है 71-72 लेवल्स के लिए। जेट एयरवेज अब 2% कमजोरी के साथ यहां पर ट्रेड करता हुआ। सिमी, जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब तो खैर हाल की लिस्टिंग है, ज्यादा लंबा आपके पास चार्ट नहीं होगा, इसके नतीजे बृहस्पतिवार को आने वाले हैं। लेकिन जेट और स्पाइस जेट, इन दोनों के चार्ट अब आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए हेमंत, दोनों स्टॉक काफी पीट चुका है, पर मुझे लगता है कि अभी इस फॉल में खरीदारी ना करें, थोड़ा सा मतलब सेटल करने का टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि कल जैसे गिरा था दोनों ने, मतलब इंटरग्लोब मैंने देखा नहीं है, पर जेट और स्पाइस जेट का चार्ट जैसे मतलब टूट चुका है, उसके बाद मुझे लगता है कि सेटल करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। मार्केट एक्चुअली वीक है, इतना अच्छा रिजल्ट करने के बाद अगर एशियन पेंट्स इतना टूट सकता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी मतलब स्टॉक लेने से थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को सेटल करने दीजिए, मार्केट को बॉटम बनाने दीजिए, उसके बाद रिकवरी में वापस एंट्री लेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री किए हुए हैं जेट एयरवेज, स्पाइस जेट में, जैसे मेरे पास भी पोर्टफोलियो में है, मैं तो बिल्कुल वेट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट है दोनों स्टॉक में। मुझे लगता है कि मैं वेट करना चाहिए, पर यहाँ पे करेंटली जो फॉल झेल रहा है, जो वीकनेस झेल रहा है, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी मत कीजिए, थोड़ा सा सेटल करने के लिए टाइम दीजिए। हो सकता है आपको 10 रुपया ऊपर खरीदना पड़े, पर बिल्कुल वेट कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, और यस इस रेंज पर तो निकल जाने का भी कोई सलाह नहीं है। चलिए, तो फिलहाल नो ट्रेड जोन है इस वक्त जेट एयरवेज के लिए, ये राय है सिमी की। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का, और साफ तौर पर यहाँ पर बाजार में जिस तरह का रुझान दिख रहा है, ऊपरी स्तरों पर टिकने में मुश्किल आती हुई दिख रही है। 7400 के ऊपर निकलेगा निफ्टी तो ही पहला संकेत मजबूती का होगा, अदरवाइज इसे एक टेक्निकल रिकवरी माना जा रहा है। मिड कैप इंडेक्स जो ऊपर खुला था 0.5%, अब यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान इस वक्त वहां पर भी होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 20 अंकों के नुकसान के साथ है। चलिए, तो शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप शिनोय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं बाजार को? ये जो नया साल है, इससे खराब शुरुआत हो नहीं सकती थी मार्केट की। पिछले 2 हफ्ते देखिए, कल का बाजार देखिए, आज भी ठंडा कारोबार ही हो रहा है। कितनी और गिरावट आपको लगती है मार्केट में आते हुए? जिस तरीके से और जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है और हमारे नतीजों का दौर जो भी आने वाला है, उन दोनों को अगर आप नजर में रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा दूर नहीं है बॉटम बनने के लिए। लेकिन बॉटम की बात एक और है, जो वक्त बाजार को इस बॉटम बनाने में गुजारना पड़ेगा, मुझे लगता है उसके तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। तो मुझे लगता है उस जो साइडवेज मूवमेंट जो आएगा अनिल जी, उसमें काफी लोग निराशाजनक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है उस माहौल में वेल्थ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो सकती है। इसलिए आम निवेशकों को यही सलाह दूंगा कि अगर आपके पास सब्र नहीं है तो बाजार में आज के दिन में उतरिएगा मत, लेकिन अगर आप बाजार में है तो 2-3 महीने तक ये जो साइडवेज मूवमेंट उसकी झेलने की क्षमता आप रखिए। ओके, लेकिन आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि बाजार का बॉटम बजट के बाद ही बनेगा? बजट के पहले लोग सोच रहे हैं कि कहीं 6,800, 7,000 या 7,200 आ जाए, हम मान लें कि इस रेंज में बॉटम बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला।
मेरी निजी राय यही है कि 7200 के इर्द गिर्द बाजार का बॉटम बनना चाहिए अनिल जी, और यही लाइक अगर आप देखेंगे वो साइडवेज मूवमेंट भी हो सकता है। आपने सही फरमाया है, बजट के इर्द गिर्द भी हो सकता है। तो बट ये एक मुद्दा और भी है, क्योंकि इस स्तर पे भी अगर आके काफी भारी पैमाने पे बिक्री भी होती है, तो मुझे लगता नहीं कि बुल रन जो है हमारा उस पर कोई खामियां आ रही है। बुल रन इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रक्चरली इंपैक्टेड, इट्स गोइंग टू बी अ पॉज बटन इन दैट। तो मुझे लगता है जैसे कि मैंने कहा कि साइडवेज मूवमेंट भी अगर आ गया, बजट के बाद भी अगर 1-2 महीने तक अगर साइडवेज मूवमेंट चलता है, तो ये बाजार के लिए आम बात है। कंसोलिडेशन की तरफ से अगर आप देखेंगे, उस नजरिए से देखेंगे, तो मुझे लगता है बाजार के हित में रहेगा ये। बजट की आपने बात करी, और जब आप कह रहे थे तो मैं देख रहा था बजट से पहले जो शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। रेलवे शेयरों में हमने देखा था एक जबरदस्त रैली हुई थी, और इस महीने देखिए टीटागढ़ वैगन आज 6% कमजोर है। इस महीने हर रोज पेट्रा 36% गिर चुका है। करनेक्स 20% इस महीने गिर चुका है, यानी 1 जनवरी से अब तक आज 5% का लोअर सर्किट यहां पर लगा हुआ है। साथ ही टैक्स रेल जैसे शेयर भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये भी देखिए इस महीने 15% की गिरावट दिखा चुका है, आज 2-2.25% कमजोर है। अब रेलवे शेयरों में गिरावट में खरीदारी करेंगे, या अब आपको लगता है कि जिनके पास पोजीशंस हैं मुनाफे में बैठे हैं वसूल लें? पिछले कई सालों से रेलवे के बजट के थोड़े दिन पहले रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में रैली आती है, उसके बाद 340 दिन सब लोग इसको भूल जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं जब तक इनमें फंडामेंटल इंप्रूवमेंट आता है तो इनमें कोई खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप व्यापारी है, ट्रेडर है, तो आपको सिर्फ 7 दिन का एक विंडो मिल जाता है इन स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए। बट फंडामेंटल तौर से अगर आप देखेंगे ऑन इन्वेस्टर्स व्यू पॉइंट, तो कुछ बदलाव आया नहीं है। यस, रेलवे का कैपेक्स भी आ रहा है, रेलवे का अधिकरण भी हो रहा है, लेकिन उनका वैल्यू कैप्चरिंग कोई भी लिस्टेड कंपनीज में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर को, ये जो 8-10 स्टॉक्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, रेलवे कैपेक्स रिलेटेड या रेलवे सेक्टर रिलेटेड स्टॉक, इनसे अगर आप दूर रहेंगे तो मुझे लगता नहीं आप कुछ खोएंगे अनिल जी। तो रेलवे स्टॉक से भी दूर रहने की राय है, लेकिन मेटल स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। खासतौर से जिस तरह से पिटाई हुई इन शेयरों की, अब रिकवरी आई है, अब ऐसा लग रहा है कि चाइना की खराब खबरों पर भी मेटल शेयर ज्यादा गिरते नहीं है। क्या इन शेयरों में यहां पर वैल्यू है, उस लिहाज से खरीदारी हो रही है, खरीदना चाहिए, या फिर अभी भी काफी तकलीफ है और दूर है? वेल, शुगर सेक्टर से आपको कोई संकेत मिल सकते हैं इस क्षेत्र के बारे में, क्योंकि एक बार गिरने के बाद लोग वही बोल रहे थे कि इससे और कुछ बुरी खबरें आ नहीं सकती, लेकिन द स्टॉक्स वेंट फॉर अ एक्सटेंडेड बेयर फेस फॉर 4 to 5 years। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेटल स्टॉक्स में 3-4 साल या 5 साल का बेयर फेस आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी आने में मुझे लगता है 1-1.5 साल और लग सकता है। चाइना का प्रॉब्लम जो अभी इंडिया का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद एंटी डंपिंग भी आने दीजिए। अगर आप डिमांड सॉफ्टनेस के ऊपर भी अगर तो कोई संकेत मिलते हैं, इन फैक्टर्स, इन मुद्दों को नंबर्स में बदलते हुए कम से कम 2 या 3 तिमाही लग जाएंगे, तब तक ये स्टॉक्स में मुझे लगता है ये क्षेत्र में ज्यादा कुछ आपको उछाल आने की गुंजाइश नहीं है। बाजार में बाकी काफी अच्छे विकल्प आपको मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा बाजार में बॉटमिंग आउट हो सकता है, साइडवेज मूवमेंट आ सकता है। तो उस दौर पे अगर आपको एक अपट्रेंड वाले कोई क्षेत्र मिल सकते हैं विकल्प के तौर से निवेश करने के लिए, मुझे लगता है उनके तरफ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मेटल क्षेत्र प्रोबेबली विल बी द लास्ट सेक्टर to rally in the oncoming bull run। ओके, तो मेटल क्षेत्र लास्ट सेक्टर होगा जिसमें उछाल देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर इस समय वो शेयर जो 52 हफ्ते के नए निचले स्तरों ने पर आज पहुंचे हैं। वेदांता, मेटल स्टॉक्स आज भी, कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स आज भी दबाव में। ऑयल इंडिया, केन, ONGC, ये स्टॉक्स भी काफी प्रेशर में आज के सत्र में दिख रहे हैं। संदीप, मैं हेमंत बोल रहा हूं। आपको एक बार बताना चाहूंगा, अनिल नहीं, क्योंकि आपने 2 बार नाम अनिल बोला है। ये जानना चाहता हूं आपसे कि टाटा मोटर और टाटा मोटर्स के DVR, इस पर अब आपकी क्या राय है? टाटा मोटर्स का जो नए CEO आए हैं वो एयरबस से आए हैं, और आप देखिए उसको लेकर स्ट्रीट थोड़ा एक्साइटेड है। आज के सत्र में 2.5% मजबूत डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। क्या राय रखते हैं आप इन पे?
वेल हेमंत, मुझे लगता है स्टॉक्स का नाम गलत नहीं होना चाहिए, एंकर का नाम गलत हुआ तो माफी मिल सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं स्टॉक्स के ऊपर कोई ऐसा विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक मुद्दे पे मैं कभी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कभी भी बड़े कंपनी में एक सीईओ का बदलाव हो जाता है। टेक कंपनी में भी हमने देखा, बाकी कंपनियों में भी अगर देखा तो एक विचारधारा जो है वो बदल जाती है। उसमें कम से कम लोग जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक प्रीएम्प्टिव कॉल लेना चाहते हैं। शायद उस किस्म का प्रीएम्प्टिव कॉल भी हो सकता है इस स्टॉक्स में, बट अब मूलधार पे अगर आप देखेंगे फंडामेंटल्स के तौर पे ऑटो सेक्टर आफ्टर आईटी प्रोबेबली इज द सेफेस्ट सेक्टर टू पुट योर मनी इन, क्योंकि इनमें काफी हद तक पूंजी की सुरक्षा आपको मिलेगी। सो व्हेन कैपिटल सेफ्टी इज देयर देन दिस सेक्टर प्रोबेबली कुड बी ऑन द बाइंग लिस्ट ऑफ मेनी डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स। अच्छा, एक चीज बताएं एविएशन स्टॉक्स के बारे में। लगभग आम राय बनी हुई है खरीदारी करने को लेकर, लेकिन पिछले 2 सेशन काफी बढ़िया करेक्शन कर रहे हैं। स्पाइस जेट कल 12-13% टूटा था, जेट एयरवेज 2-3 दिन से अच्छा टूट रहा है, आज भी नीचे है ये शेयर। क्या यहां पर कुछ पसंद है आपको खरीदारी करने के लिए आज से? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे? संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, संदीप से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कतें इस वक्त वहां पर हमें दिख रही है और उस वजह से संदीप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। लेकिन इस बीच बता दूं आपको कि मिड कैप शेयरों की कमजोरी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। 1/4% नीचे इस वक्त आपको मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो ये ट्रेंड वही है जो आपको 8,000 के 7,900 के निफ्टी पर दिख रहा था जब सेंसेक्स और निफ्टी नहीं चलते थे, लेकिन मिड कैप शेयर मजबूत रहते थे। और अब उल्टा हो रहा है, जहां सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ी मजबूती के संकेत दे रहे हैं, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है बैंक निफ्टी। बेहतरीन खरीदारी बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है और 15,200 का पहला अहम लेवल जो बैंक निफ्टी का है उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ 150 अंकों का बड़ा उछाल कहा जाएगा बैंक निफ्टी में जो आता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला इस वक्त साफ तौर पर बाजार में आपको नजर आएगा। वक्त संदीप से विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में प्रभुदास लीलाधर की जानी मानी एक्सपर्ट अमीषा वोरा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या हो रहा है मार्केट में? इतनी तेज गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, लोग कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो रहे हैं, ऐसा कुछ सुन रही हैं आप भी? मार्जिन कॉल तो डेफिनेटली थोड़े ट्रिगर हुए होंगे, मगर अगर आपने देखा होगा तो जब लार्ज कैप जनवरी में गिर रहा था तभी भी शायद 1-2 दिन हम फ्लैश कर रहे थे कि 335 stocks were on upper circuit or something. Also a lot of stocks were at their 52-week high, etc. etc. But ऐसा लग रहा था कि mid cap as a segment and retail and HNI in particular were little devoid of what was happening in the world. Valuations were far ahead. I think the gap between mid cap and large cap valuations were at a decade high. So उसमें 2007-8 का तेजी भी आ गया. So they were at a decade high. So there were all the ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बराबर बना है कि जब भी कोई एक ट्रिगर मिलेगा तो ये स्टॉक्स में करेक्शन आ सकता है। और ऐसे भी आपको जिस तरह से पता होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा करके थोड़ा जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं आपकी लेने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो जब भाव गिरते हैं तो आपको पोजीशन कट करनी ही पड़ती है क्योंकि आपने मार्जिन फंडिंग किया है। तो आई थिंक वो सब एक अच्छा एकदम विशियस साइकिल हो गया, काफी दिख गया है ऑलरेडी हम लोगों को लास्ट 5-7 वर्किंग डे में। मेरे ख्याल से थोड़ा और शायद पेन हो सकता है। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग। कितनी डाउन साइड लगती है आपको इस समय मार्केट में इन लेवल से? मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी जो मार्केट्स में लार्ज फियर्स हैं चाइनीज करेंसी को लेकर, जो स्लो डाउन शायद आ सकता है वर्ल्ड ओवर, वो सब जो फियर साइकोसिस है उसी में अगर देखें तो मुझे लगता है 7,200 कुड बी अ वेरी स्ट्रांग बॉटम। बट वाइल द वर्ल्ड इज ट्रेडिंग थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम्स, कहीं पर कोई मिशैप हो जाए, कहीं पर कोई जैसे सुनने में तो आ रहा है कि कोई कंट्री को कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो हुआ नहीं है, वो फियर में सब है। बट हम निकल भी जा सकते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ तो शायद उससे नीचे थोड़ा दिखे। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि लुकिंग एट अवर स्ट्रॉन्ग मैक्रो एज वेल एज अवर कंपैरेटिव वैल्यूएशंस, 7,200 कैन प्रूव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर अस।
आपने इंटरेस्टिंग बात की, 7,200 के आसपास बॉटम बनने की संभावना है, तो वहां पर जब खरीदारी के मौके हों तो क्या पहले शुरुआत दिग्गज शेयरों से करनी चाहिए? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको? मेरे हिसाब से लार्ज कैप में ही फोकस रखना चाहिए और सिलेक्ट मिड कैप्स तो हमेशा रहते हैं कोई भी मार्केट में, बट ये जो अभी पूरा लार्ज कैप इतना थोड़ा सस्ता सा दिख रहा है उसमें फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ही फोकस ज्यादा बनाए रखना चाहिए, be it on one side levers and Asian Paints or the other side things like Maruti that continue to look good. एक steady state it is not a जैसे कि ये सेक्टर कॉल नहीं है बट मोर अ कंपनी एंड मैनेजमेंट कॉल है, तो इन्फोसिस बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि इवन इन बैंकिंग सेक्टर ये क्वार्टरली कमेंट्री ऑफ ऑल द बैंक्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। शायद प्राइजेस में पेन ऑफ एनपीए आ चुका है बट एक्चुअली पेपर पर दिखाना बाकी है, तो स्टॉक्स थोड़े बहुत ज्यादा साइडवेज चले फॉर सम मोर टाइम, बट यहीं पे कहीं पे शायद बॉटम बना लेंगे ऐसा मानना जरूर है। बट उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके हम ओवरवेट में या तो इक्वल वेट में लाएंगे, बट अभी हमारा फोकस ज्यादा करके डोमेस्टिक कंजम्पशन आईटी वहां पर है। ओके, आपने बैंक्स की बात करी, आज भी हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, 1.5% ऊपर है ये सूचकांक। एसबीआई पीएनबी पिछले 2 दिनों से देखिए थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। कल एक्सिस बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं। ये बताइए, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, इतनी गिरावट के बाद पीएसयू बैंक खरीदना चाहेंगे या प्राइवेट बैंक खरीदना चाहेंगे आप लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेट बैंक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक सस्ते बहुत हो चुके हैं। उनको ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस देखने के लिए या तो थोड़ा एक 15-20% ट्रेडिंग अपसाइड बाउट के अलावा देखने के लिए मुझे लगता है उनको एक रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज जरूर लगेगा, क्योंकि अगर कोई स्टॉक जैसे कि ये बैंक सब 30.30% ऑफ देयर बुक वैल्यू है, इवन इफ गवर्नमेंट उनको कैपिटल देना चाहे तो भी वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल बुक वैल्यू उससे नीचे आ जाती है। तो वो सिनेरियो में उनको डायरेक्ट कैपिटल नहीं दे सकते, इतना एनपीए लाइट ऑफ करने से टीयर 1 कम हो जाएगा, या तो वी नीड लार्ज स्केल मर्जर ऑफ बैंक्स, वी नीड सम काइंड ऑफ, जैसे एसईबी में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कोई बॉन्ड की वजह से, तो ऐसा कोई परपेचुअल गवर्नमेंट बॉन्ड वो स्पेशली टीयर 1 में गिना जाए। कोई इनोवेशन लगेगा टू टेक अ व्यू कि भाई ये यहां से इन्वेस्टमेंट मोड पे अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो ये अभी भी थोड़ा सस्ते तो बहुत हो गए हैं और पहले भी थे, पर वो डिस्ट्रक्टिव मोड में है अभी भी, वैल्यू डिस्ट्रक्टिव ऑफ कोर्स। तो वैल्यूएशन जिस तरह से गिरे हैं, काफी लोगों की वेल्थ घटी है सरकारी बैंक में और उस लिहाज से अभी भी दूर रहने में समझदारी। लेकिन ऑयल एंड गैस स्पेस या फिर कोई ऐसे स्टॉक्स, भले ऑयल एंड गैस स्पेस के ना हो, मैं राय आपसे इस बात पर लेना चाहता हूं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम काफी तेजी से गिरे हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको इसका फायदा होता है। वो कौन से स्टॉक्स हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें आप खरीदना चाहेंगे, जिन्हें फायदा होगा मेटल्स के दाम गिरने से, कच्चे तेल के दाम गिरने से? कच्चे तेल के दाम गिरने से और गैस इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, और ऑयल एंड गैस दोनों के प्राइस गिरे हुए हैं। हम लोग को एक पेट्रोनेट एलएनजी जो गैस का ट्रांसपोर्टर एंड कन्वर्टर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको हायर प्राइसेस पे बहुत दिक्कत हुई थी, प्लांट यूटिलाइजेशन बराबर नहीं थे, डिमांड कम हो गई थी, तो पहले हमको लगता है कि पेट्रोनेट एलएनजी ही अच्छा लगता है। बट बियॉन्ड दैट, जैसे आपने कहा कि ऑयल एंड गैस कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या क्या अच्छा लग रहा है, तो apart from so many other mid and small cap companies, Asian Paints is also one of the companies जिसको raw material is related to, is a derivative of oil, and उनका raw material सस्ता होने से और इतना अच्छा ब्रांड होने से मार्जिन एक्सपांशन हो रहा है and they are getting benefited. अदरवाइज मुझे लगता है कि ये ऑयल एंड गैस जो सस्ते होने से ऑल द पावर जनरेटर को बहुत फायदा होगा। अभी किसी किसी के पास शायद पीपीए नहीं है, बट एज एंड वेन ओवर नेक्स्ट 3, 6 months, 8 months दे स्टार्ट, उनको जैसे पीपीए आएगा ऐसे भी रिस्ट्रक्चरिंग से, तो पावर जनरेटर जो पूरे प्लांट लगाकर एम्प्टी बैठे हुए हैं, प्लांट नहीं चल रहे हैं, वहां पर मुझे लगता है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। एंड इन द सेकेंड फेज ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग में, बट द फर्स्ट फेज में a lot of power plants
फर्टिलाइजर प्लांट जैसे कि एक दीपक फर्टिलाइजर है, उनको भी गैस इतना अच्छे से नीचे होने से मेजर फायदा हो रहा है। सो लॉट ऑफ लार्ज कंज्यूमर्स विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, तो दीपक फर्टिलाइजर जैसे शेयरों पर भी आपको नजर रखनी चाहिए, नजर बाजार पर भी रखिए। देखिए आप कभी भी 7400 के ऊपर जा सकता है निफ्टी, करीब करीब 140 अंक की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी निचले स्तर से थोड़ा सुधार दिखाता हुआ, और अगर आपको इसका श्रेय देना हो तेजी का तो केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक्स को ही दीजिए। बैंक निफ्टी देखिए 200 पॉइंट की उछाल दिखाता हुआ 1.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसे बाजार में एक शेयर जो सबसे ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है वो है HCL टेक। हमेशा नंबर्स तो ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिख रहे थे, बल्कि बेहतर दिख रहे थे, लेकिन इतना तेज दबाव इस स्टॉक में आपने कैसे रीड किया इनके नतीजों को? आई थिंक हमारे एनालिस्ट ने भी यही बताया कि तो नंबर तो एक्सपेक्टेशन के अहेड आए हुए हैं बहुत इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज वेल एज एबिडा। मैंने उसके बाद कमेंट्री देखा नहीं है, शायद इन डिस्कशन विद मैनेजमेंट कमेंट्री इफ देर आर एनी फर्दर कमेंट्स वो मेरा मिस हुआ है, बट जब तक कि नतीजे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं मेरे ख्याल से। आपका मिस नहीं हुआ है, अभी मैनेजमेंट कमेंट्री आना बाकी है और लेकिन 10 बजे के आसपास मैनेजमेंट बातचीत करेगा। लेकिन एक रीजन जो समझा जा रहा है जिसकी वजह से 125 करोड़ का मुनाफा ज्यादा दिख रहा था, अदर इनकम का आंकड़ा 219 करोड़ से बढ़कर 344 करोड़ हुआ है, यानी कि तिमाही दर तिमाही अदर इनकम बढ़ी है लगभग 130-135 करोड़ के आसपास। तो जो कुछ भी अनुमान से ज्यादा मुनाफा दिख रहा था वो सिर्फ अदर इनकम की वजह से था, तो उसे एडजस्ट करने के बाद बाजार को समझ में आया कि इसका मतलब नतीजे उतने दमदार नहीं है, यानी उस वजह से थोड़ा सा कमजोरी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। लेकिन एक और स्पेस जहां पर एक्शन काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, एक और भेल का स्टॉक मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर L&T पर लगातार दबाव है। एक और बात हमेशा जो बाजार में लोग कह रहे हैं कि अब L&T वगैरह जैसी कंपनियों के लिए गल्फ से इतना बिजनेस आता था, अब गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी थोड़ी सी डावाडोल हो रही, कच्चे तेल के दाम जिस तरह से गिरे, क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर या फिर दूर रहना चाहिए? वंस अगेन पर्टिकुलरली लार्सन देखा जाए तो जैसे हम भी लास्ट ईयर उसमें बहुत बुलिश थे, बट जैसे जैसे ये ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट 55-60 से भी नीचे $30 तक हो गए, तो नेचुरली नए कैपेक्स में बहुत तकलीफ होने का चांसेस है। और ऑलमोस्ट 15 से 18% उनका ऑर्डर बुक या तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन इज लिंक्ड टू मिडल ईस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ कैपेसिटी जैसे डिफेंस या तो शिप बिल्डिंग, पावर, वो जो इंडिया में उनकी कैपेसिटी से अभी भी उसमें एक आध साल लग जाएगा कोई मेजर ऑर्डर्स दिखने में। तो रोड सब सेक्टर में तो काफी प्लेयर्स हैं, बट बाकी बड़े में भी गवर्नमेंट आने के बाद जो स्पीड से हमने सोचा था कि एक्शन चालू हुआ नहीं हुआ है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, पर मुझे लगता है चलने में अभी भी स्टॉक को टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीषा जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजारों ने मजबूत शुरुआत की है, निफ्टी 7400 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अभी भी मिड कैप शेयरों पर दबाव है, लेकिन बैंक निफ्टी से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई है आज बाजार की। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके सवालों के जवाब भी। सौदा आफ्टर ब्रेक के उस पार। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।